आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गुलेरिया हाउस की हल्की सी ठंडी हवा में डाइनिंग टेबल पर खाना पूरी तरह सेट हो चुका था। सारी प्लेट्स करीने से रखी थीं और अरोमा कमरे को भर रहा था, लेकिन अनिका का माइंड कहीं और ही उलझा हुआ था। वो धीरे धीरे करण गुलेरिया के कमरे से बाहर आई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंखों की हल्की सी नमी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पूरी तरह छुपा नहीं पा रही थी। असल में अनिका इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसके लिए अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा का नाम लेना जैसे किसी पुराने घाव को फिर से छेड़ता था। वो जानती थी कि उसके पापा की आंखों में अब भी वही खालीपन और अकेलापन है जो उन्होंने माँ के चले जाने के बाद महसूस किया था। लेकिन अनिका किसी भी हाल में ये सच अपने पापा को अभी नहीं बताना चाहती थी कि उसकी माँ जिंदा है, क्योंकि अनिका को डर था कि अगर पापा को ये पता चल गया तो उनकी दुनिया ही बदल जाएगी, वो टूट जाएंगे और वो ये नहीं चाहती थी। अनिका का दिल बार बार कह रहा था, पापा डिजर्व करते हैं सच जानने का, लेकिन अभी नहीं। वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहती थी। वो जानती थी कि सामने सबको नॉर्मल दिखना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी जब बात उसके पापा और माँ की आती थी तो उसका दिल थोड़ी देर के लिए कमजोर हो ही जाता था। इसलिए उसने खुद को गैदर किया और बिना कोई और बात किए जल्दी से करण के कमरे से निकल आई। अनिका के सडन एग्जिट ने करण और रोहित, जो अब भी करण के कमरे में ही थे, को थोड़ा परेशान कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की आईज में देखा और एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग में सिर हिला दिया। शायद अनिका अपनी माँ की मेमोरी से अपसेट हो गई थी, रोहित ने क्वाइटली सोचा। करण भी कुछ सेकंड्स तक चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। उसका दिल अनिका के हर दर्द को समझ सकता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उसे और ज्यादा परेशान करें। इसलिए करण ने भी अनिका को कुछ भी नहीं कहना ही बेटर समझा। उसे एहसास था कि अनिका की साइलेंस भी बहुत कुछ कह रही थी। रोहित, जो अब तक क्वाइटली करण की आंखें पढ़ रहा था, उसने सॉफ्टली करण के कंधे पर हाथ रखा। उसका टच ऐसा था जैसे कोई भरोसा दिला रहा हो। पापा, रोहित ने काम आवाज में कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस बारे में कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना चाहिए। जब तक वो आदमी हमें खुद नहीं मिल जाता, कोई भी सच सामने नहीं आएगा। करण ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उसके चेहरे पर थकान और सोच दोनों को छुपा नहीं पाई। उसने धीरे से सिर हिलाया और दोनों साथ में रूम से बाहर निकल आए। डाइनिंग टेबल पर बच्चों का स्पेशल डिनर। उधर डाइनिंग टेबल पूरी तरह से सज चुका था। प्लेट्स, कटलरी और टेबल मैट्स सब परफेक्ट अरेंजमेंट में रखे थे। सभी किड्स टेबल के चारों तरफ एक्साइटेडली घूम रहे थे। उनकी आईज हर डिश को जैसे ईगरली चखना चाहती थी। नंदिनी, जो हमेशा सबके लिए एक्स्ट्रा केयर लेती थी, बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर खुद भी मुस्कुरा रही थी। उसने ब्राइट आवाज में कहा, तो बच्चों, आज का डिनर कुछ स्पेशल है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बना है। ये सुनते ही यश एकदम से खुशी से उछल पड़ा। सच मम्मी, पिज्जा भी है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। सिद्धार्थ गुलेरिया ने उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, पिज्जा? वो तो पहली डिश रेडी हुई थी एक्स्ट्रा चीज के साथ। इतना सुनते ही बच्चे और भी खुश हो गए। नंदिनी ने गर्मा गर्म मिनी पिज्जाज एक एक करके सभी किड्स की प्लेट्स में सर्व करना शुरू किया। उसने लविंगली कहा, ये रहा बच्चों का स्पेशल चीजी पिज्जा, और साथ में फ्रेंच फ्राई भी। पिंकी ने वाइट आई से कहा, वाओ, और मम्मी, मेरा फेवरेट पास्ता। नंदिनी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, हाँ, तुम्हारा भी है एक्स्ट्रा क्रीमी। अब श्रेया, जो चुपचाप अपनी प्लेट में देख रही थी, उसने धीरे से पूछा, रेड सॉस वाला है ना, वो वाला एक्स्ट्रा स्वीट वाला? नंदिनी ने प्लेफुली उसकी नाक पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारे लिए लेस चीजी जैसे तुम चाहती हो। रिया, जो सबसे छोटी थी, टेबल के दूसरी तरफ झांककर देख रही थी। उसने सॉफ्टली कहा, मामी, मेरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मीठा तो डिनर के बाद मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल सैंडे भी रेडी है। इतना सुनकर सारे बच्चे ताली बजाने लगे। टेबल पर एक पल के लिए खूबसूरत प्योर फैमिली मोमेंट छा गया। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट थी और करण, रोहित और नंदिनी के चेहरे पर एक स्टेबल स्माइल, जैसे सबने एक दूसरे का दर्द कुछ देर के लिए भूल ही दिया हो। तभी रोहित ने अपनी यूजुअली फन एनर्जी में सबका ध्यान खींचते हुए कहा, तो बच्चों, आज के मेनू में क्या क्या है सुन लो। अनिका, जो अब तक साइलेंटली टेबल के पास खड़ी थी, उसने एकदम से एक अनाउंसमेंट की तरह सबको बताना शुरू किया। आज का स्पेशल डिनर है मिनी चीजी पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता, कर्ली फ्राई, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, फ्रेश फ्रूट जूस, चॉकलेट मूस। अनिका के मुंह से जब ये सारे डिशेस का नाम सुनकर बच्चे एकदम से खुशी से झूम उठते हैं और एक साथ चिल्लाने लगते हैं। करण बच्चों को ऐसे अपनी अपनी पसंद की चीजें पूछते हुए और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर थोड़ी देर के लिए अपने सारे टेंशन्स भूल जाते हैं। करण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तो हमारे घर का डाइनिंग टेबल किसी किड्स रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। सबकी फेवरेट डिशेस का ऑर्डर लगा हुआ है। ये सुनकर सब बच्चे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबने मिलकर गर्मा गर्म पिज्जा, पास्ता और दूसरी यम्मी चीजें खाते हुए खूब बातें की।
माहौल में हंसी और मजाक का शोर था, मानो सब कुछ बहुत परफेक्ट हो। करण भी एक पल के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ बच्चों की खुशी में खो गए थे। खाना खत्म होते ही थोड़ी देर तक सबने साथ में बात की। बच्चों ने अपने छोटे छोटे सीक्रेट गेम्स के बारे में बताया और मोबाइल गेम्स की स्कोर्स भी दिखाए। इसके बाद अनिका ने धीरे से कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। रोहित ने अनिका की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिला दिया। तभी रिया अपनी मम्मी से कहती है, मॉम, क्या हम 2 दिन यहीं नहीं रुक सकते? मुझे अभी अपने छोटे भाई के साथ और खेलना है। रिया की मासूम सी गुजारिश सुनकर अनिका ने पहले रोहित की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या करना चाहिए। अनिका के कुछ कहने से पहले ही करण गुलेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, इतने दिन बाद आए हो तो 2 दिन तो और रुकना ही बनता है। ये सुनकर अनिका ने भी अपने तीनों बच्चों रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को वहां रुकने की परमिशन दे दी। लेकिन उसने आंखों ही आंखों में अपने बच्चों को ये भी इशारा कर दिया था कि वो इस घर में इतने दिन से गायब थे, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। क्लोनिंग या किसी और बात का जिक्र भी ना हो, ये अनिका ने साफ तौर पर बच्चों को समझा दिया था। मारवा हाउस की ओर अब अनिका और रोहित अपने तीनों बच्चों को गुलेरिया हाउस में छोड़कर मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। शहर की हल्की हल्की रोशनी, खाली सड़कें और आसपास बिखरी हुई पेड़ों की हरियाली, सब कुछ बहुत शांत और सुकून देने वाला लग रहा था। कार के अंदर एक मधुर सा म्यूजिक चल रहा था, जिसे सुनते हुए रोहित खुद ड्राइव कर रहा था। उस वक्त कार में सिर्फ रोहित और अनिका ही थे। अनिका सीट पर आराम से बैठी हुई थी, हल्की हल्की मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम गुलेरिया हाउस को इस तरह छोड़ देंगे। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, उदासी और नमी, लेकिन फिर भी एक हल्की सी मुस्कान। रोहित अनिका की बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराते हुए वापस सड़क की ओर ध्यान देते हुए कहता है, अनिका आखिर है तो वो गुलेरिया हाउस ही, और हमें वहां अब नहीं रहना चाहिए। रोहित की ये बातें सुनकर अनिका थोड़ी उदास हो जाती है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अपने बच्चों को छोड़कर आई है और वो उन्हें बहुत मिस कर रही है। अनिका धीरे से कहती है, हमें बच्चों की बहुत याद आएगी। 2 दिन निकालना कितना मुश्किल होगा। थोड़ी ही देर की बात है, फिर भी दिल भारी सा लग रहा है। रोहित समझता है कि अनिका के लिए ये कितना मुश्किल है। वो एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से अनिका का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। रोहित बहुत ही प्यार से कहता है, कुछ पल अपने लिए भी जरूरी है अनिका। ये जो चंद घंटे हैं, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए हैं। अनिका रोहित की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आती है जो सिर्फ रोहित के लिए होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर मारवा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए हो? रोहित ये सुनकर मुस्कुरा देता है और थोड़ी शरारत से कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें फिर से थोड़ा थोड़ा हर दिन प्यार कर रहा हूँ। अनिका खिड़की से बाहर झांकती है। रात के समय पेड़ों की कतारें, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। वो कहती है, ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, वैसे ही जैसे हमारा रिश्ता उतार चढ़ाव वाला, पर हर मोड़ के साथ और भी गहरा। एक शांत पल। अब रोहित ने कार को स्लो किया और एक शांत मोड़ पर ले जाकर गाड़ी रोक दी। वो इंजन बंद करता है और कहता है, चलो अनिका, 5 मिनट यहीं बैठते हैं। कोई रश नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस तुम और मैं। अनिका थोड़ी हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक इस सन्नाटे को भी बहुत खास बना रही थी। वो समझ जाती है कि ये पल बहुत जरूरी है उन दोनों के लिए। इस खूबसूरत पल को बस महसूस करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस वो 2 दिल जो इस पल में पूरी तरह से डूब चुके थे। कार अब बंद हो चुकी थी, पर अंदर का म्यूजिक थोड़ा और तेज सुनाई दे रहा था। बाहर हल्की सी ठंडी हवा बज रही थी, जो उन दोनों के चेहरे को छूकर एक नई ताजगी दे रही थी। अनिका बहुत ही नरम आवाज में कहती है, तुम साथ हो तो पता नहीं क्यों मिस्टर मारवा हर जगह अपनी सी लगती है, चाहे कितने भी अजनबी क्यों न हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो पल बस उसके और रोहित के लिए बना हो। अब रोहित भी अनिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, और जब तुम साथ होती हो तो हर दिन एक नई लव स्टोरी लगता है, हर दिन कुछ खास, कुछ नया। उसके शब्दों में सच्चाई और उसकी गहराई साफ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे रोहित अब अनिका के करीब आता है और बहुत ही प्यार से उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करता है। उस एक पल में जैसे दोनों का सारा थकान, सारी उलझनें मिट गई हों। अनिका की आंखें अब और भी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक सुकून था। ऐसी ही बातें करते करते हल्की हल्की मुस्कान के साथ दोनों अब मारवा हाउस में पहुंच जाते हैं। मारवा हाउस में घर के अंदर दाखिल होते ही जैसे वो दोनों फिर से एक नई दुनिया में आ गए हो। अनिका सीधी अपने बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसे आज का दिन बहुत लंबा और थका देने वाला लगा था। वहीं रोहित का फोन अचानक बजने लगता है। वो वहीं हॉल में रुककर फोन पर बात करने लग जाता है। उसके बाद से साफ झलक रहा था कि किसी जरूरी कॉल पर है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब रोहित अपने कमरे में आता है, तब तक अनिका चेंज कर चुकी थी।
वो अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें वो कुछ ध्यान से पढ़ रही थी। रोहित कमरे में आते ही उसकी तरफ देखता है, फिर वो धीरे से उसके पास आता है और उसके कमर को अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है अनिका, कहीं डॉक्टर अमृता फिर से वापस तो नहीं आ रही है ना? क्या कोई सीक्रेट प्लान चल रहा है? रोहित की ये शरारत भरी बात सुनकर अनिका भी मुस्कुरा देती है। वो अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़कर कहती है, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है जल्द ही डॉक्टर अमृता भी लौट आएंगी मिस्टर मारवा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और थोड़ी सी शरारत थी। फिर अनिका अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को रोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये देखिए मिस्टर मारवा, मैंने कुछ दिन पहले आपका ब्लड सैंपल लिया था और आज उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी साफ झलक रही थी। अनिका ने कहा, क्या आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया था? क्या आप जानना चाहते हैं? रोहित ने अपनी गर्दन को धीरे से ना में हिला दिया। उसकी खामोशी में कई सवाल छुपे थे, पर उसने अनिका से कुछ नहीं पूछा। शायद वो नहीं चाहता था कि अनिका के सामने अपनी फिक्र या उलझन दिखाए। हालांकि उसके चेहरे की हल्की झुर्रियां और उसकी निगाहें बता रही थी कि वो भी जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने ऐसा क्यों किया। अनिका ने उसकी खामोशी को समझ लिया। उसने अपनी आंखों में प्यार और एक अजीब सी चमक के साथ कहना शुरू किया, रोहित, मैंने तुम्हारा ब्लड सैंपल इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी बॉडी कितनी अलग है, कितनी खास है। तुम्हारे और आकाश के खून में वो हीलिंग पावर ड्रग पाया गया है जो तुम्हारे शरीर को इतनी तेजी से जख्मों को भरने में मदद करता है। रोहित थोड़ा और हैरान हुआ। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अनिका की तरफ देखने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अनिका ने अपनी आवाज को और मुलायम करते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी में ये ड्रग कैसे गया ये शायद तुम नहीं जानते, लेकिन ये ड्रग तुम्हें एक अलग ताकत देता है। तुम्हारे घाव एक आम इंसान की तरह नहीं रहते, वो जल्दी भर जाते हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हो। रोहित की सांसें थोड़ी गहरी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। हालांकि अनिका ने जानबूझकर इस जगह पर सबसे बड़ा सच नहीं बताया था कि ये सब उसकी मां स्वाति मल्होत्रा की वजह से हुआ था। उसने रोहित को ये नहीं बताया कि उसकी मां ही ने ये ड्रग रोहित के शरीर में इंजेक्ट करवाया था। वो नहीं चाहती थी कि रोहित और भी ज्यादा टूट जाए। रोहित का दर्द। रोहित अब कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने थोड़ी देर बाद बहुत ही शांत आवाज में कहा, कमाल की बात है ना अनिका, हमें पता होता है कि हमारे खिलाफ हमारे ही लोग साजिश कर रहे हैं, पर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार हमें उन लोगों के लिए भी जख्म खाने पड़ते हैं जिनके बिना हम जी भी नहीं सकते, और उन जख्मों को सहना वो भी चुपचाप कितना मुश्किल होता है। उसकी आवाज में गहरी टीस और बहुत सारा दर्द था। वो कहीं न कहीं अपने बचपन के घाव को फिर से महसूस कर रहा था। अनिका समझ गई थी कि रोहित के लिए ये सब बातें आसान नहीं थीं। वो धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रोहित, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। तुम्हें बचपन से ही ना माँ का प्यार मिला ना पापा का साथ। तुम्हारे जख्म पुराने हैं, बहुत गहरे, जैसे मेरे भी थे। अनिका की बात सुनकर रोहित की आंखों में नमी आ गई। उसे अपने बचपन की तस्वीरें याद आने लगी, जब आयशा मारवा को मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा था और उसके पापा हंसराज ने कभी उसे अपना बेटा मानकर प्यार नहीं दिया था। यहाँ तक कि हंसराज ने तो रोहित को उसी की कंपनी से निकालने की साजिश भी कर ली थी। वो अपने बेटे को इतना कमजोर देखना चाहता था कि एक दिन खुद ही हार मान ले। लेकिन एक तरफ आयशा मारवा थी जो रोहित को बहुत ही डीपली प्यार करती थी, फिर भी वो चाहकर भी उसके पास नहीं आई क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी थी। आयशा हमेशा से चाहती थी कि रोहित सेफ रहे, शायद इसलिए उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया और उसके बचपन से ही दूर रही। आज जब अनिका ने ये सब बातें छेड़ दी तो रोहित के अंदर वो पुराने जख्म फिर से खुल गए। वो उन पेनफुल यादों में खो गया। अनिका ने ये सब महसूस कर लिया। उसे पता था कि रोहित जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचता है वो अंदर से बहुत कमजोर पड़ जाता है। उसे ऐसे देखना अनिका के लिए भी बहुत पेनफुल था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे रोहित को अपने आर्म्स में भर लिया। रोहित को अनिका का ये सडन हग बहुत अच्छा लगा। वो समझ गया कि अनिका बस चाहती थी कि वो उन पुरानी पेनफुल यादों से बाहर निकले। अनिका की बाहों में खुद को पाकर रोहित की आंखों में एक छोटी सी नमी आई, लेकिन फिर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल। अनिका की नजर रोहित के चेहरे पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, एक बात और है मिस्टर मारवा, मुझे नहीं पता क्यों इतने टाइम बाद फिर से इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल आया है। रोहित ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहा, इंस्पेक्टर अब्बास, इतने टाइम बाद? अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने मुझसे किसी केस के बारे में बात करनी है। वो अर्जेंटली मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि सिवाय घरवालों के कोई भी नहीं जानता कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। मेरी मेमोरी के वापस आने की बात किसी आउटसाइडर को तो पता भी नहीं है।
फिर इंस्पेक्टर अब्बास को कैसे पता चला कि मैं फिर से केसेस हैंडल करने के लिए रेडी हूँ और उन्हें मुझसे किस केस में हेल्प चाहिए। अनिका की बात सुनकर अब रोहित थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, ये सब तो तुम्हें कल उनसे मिलकर ही पता चलेगा अनिका, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें लगे कि तुम इंस्पेक्टर अब्बास की मदद कर सकती हो तो क्या तुम उनकी हेल्प करोगी? रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन साफ झलक रही थी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं लगता कि अब और ज्यादा देर तक मुझे अपनी याददाश्त वापस आने की बात किसी से छुपानी चाहिए। वो जो मैंने किया था वो सिर्फ इस वजह से था कि उस ड्रग के राज को छुपा सकूं। वो आगे कहती है, तुम जानते हो रोहित, मैंने अपनी मेमोरी को छुपाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर दमयंती देवी या उसके किसी आदमी को ये पता चला कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है तो वो फिर से सब बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने सबको यकीन दिलाया कि मुझे कुछ याद नहीं, ताकि मैं उनके रडार से बाहर रह सकूं। अनिका की आवाज में अब एक अजीब सी ताकत थी। वो कहती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सब खत्म हो गया है, वो खतरा टल चुका है, और अगर इंस्पेक्टर अब्बास को सच बताने से मैं किसी तरह का खतरा उठाऊंगी भी तो वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले था। रोहित उसकी बातें सुनकर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में एक गहरी सी समझदारी और अपनापन साफ नजर आ रहा था। फिर वो धीरे से अनिका के हाथ को पकड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जो भी फैसला लोगी मैं जानता हूँ वो सही ही होगा, और तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अनिका। अनिका रोहित की रीएश्योरिंग बातों को सुनकर थोड़ी सी रिलैक्स महसूस करती है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो जानती थी कि रोहित उसकी लाइफ का वो हिस्सा है जो हमेशा उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहेगा। अब अनिका की आंखों में डिटर्मिनेशन झलकने लगती है। वो सोचती है कि इंस्पेक्टर अब्बास से मिलकर वो सारी बातें साफ कर देगी। लेकिन एक बात अनिका, ये हमेशा याद रखना, रोहित ने अपने हाथों से अनिका के गालों को हल्के से छूते हुए कहा, तुम जहां भी जाओगी तुम्हारे साथ हमारी सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। चाहे किसी से मिलने जाओ या किसी मिशन पर निकलो, तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रोहित की इस बात को सुनकर अनिका की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो जानती थी कि रोहित का ये केयर और प्रोटेक्शन उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जो उसे हमेशा सेफ और लव्ड फील कराता था। अनिका अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला देती है। उसकी आंखों में अब एक साइलेंट प्रॉमिस झलक रहा था, एक प्रॉमिस कि वो खुद को हमेशा सेफ रखेगी। सुबह की तैयारी और मुलाकात। फिर रोहित ने मुस्कुराकर कहा, ओके अनिका, रात काफी हो चुकी है, आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए। तुम्हें कल सुबह जल्दी उठकर इंस्पेक्टर अब्बास से मिलना है और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना होगा। अनिका हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है और दोनों एक साथ बेड पर चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के इतने पास थे कि एक दूसरे की ब्रीदिंग भी महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उनके दिलों में इस वक्त कई सारे सवाल, कई सारे जज्बात एक साथ घूम रहे थे। रोहित के चेहरे पर अभी भी हल्की सी उदासी थी। शायद बच्चों की यादें उसे बेचैन कर रही थीं। बच्चों को 2 दिन के लिए गुलेरिया हाउस में भेजना पड़ा था और अब बच्चे उनके साथ नहीं थे। ये ख्याल रोहित के दिल को थोड़ा सा हेवी कर रहा था। अनिका ने रोहित के चेहरे पर वो हल्की सी सैडनेस पढ़ ली थी। वो समझ गई कि जैसे वो खुद बच्चों को याद कर रही थी, वैसे ही रोहित भी उन्हें मिस कर रहा था। इसलिए अनिका ने रोहित के एक हाथ को पकड़ा और धीरे से उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके पास ही लेट गई। उसकी एक्ट ऑफ लव ने रोहित के दिल को कुछ पल के लिए हल्का कर दिया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन शब्दों में कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके बीच के इस साइलेंस में भी बहुत सारी इमोशंस थे। धीरे धीरे दोनों की आंखें खुद ब खुद हैवी होती गईं और वो एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह रोहित अपनी हैबिट के मुताबिक अनिका से पहले उठ गया। वो जल्दी से उठकर अपने जिम में चला गया। वहां उसने एक इंटेंस वर्कआउट किया और फिर शावर लेकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। जब अनिका की नींद खुलती है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन रोहित बेड पर नहीं था। वो थोड़ा सा मायूस सी हो जाती है। फिर अनिका की नजरें अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ती हैं। वो देखती है कि टाइम 9:10 हो चुका था। अब अनिका जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे जल्दी से उठकर तैयार होना था ताकि वो इंस्पेक्टर अब्बास से मिलने जा सके। ये थॉट आते ही अनिका ने जल्दी से उठकर अपने फोन को अनलॉक किया और अपने माइंड में अगले स्टेप्स प्लान करने लगी। अनिका की नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने जल्दी से उठकर अपने रूटीन की तरफ बढ़ना शुरू किया। बिना किसी देर किए वो बाथरूम में गई और ठंडे पानी से शावर लेकर अपनी ताजगी महसूस की। ठंडा पानी उसके पूरे शरीर को जगाने के लिए काफी था। उसे पता था कि आज का दिन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। शावर लेने के बाद अनिका ने अपनी रोजाना की स्किन केयर की रूटीन पूरी की। इसके बाद उसने अपने बालों को हल्के से संभाला और तैयार होने लगी। आज उसने बहुत ज़्यादा एलेबरेट ड्रेसिंग का कोई प्लान नहीं बनाया था। उसने एक सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक चुना था। उसने एक सफ़ेद रंग की सिंपल कुर्ती पहनी थी जो उसके पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल मेल खा रही थी। साथ में उसने एक क्लासिक ब्लू जीन्स पहनी थी
जो आरामदायक भी थी और कैजुअल भी। जैसे ही वो पूरी तरह तैयार हुई, उसके साथ मौजूद मारवा सिक्योरिटी ने कार की चाबी दी। अनिका ने उनसे धन्यवाद कहा और जल्दी से कार में बैठ गई। वो अब इंस्पेक्टर अब्बास द्वारा भेजे गए एड्रेस की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद अनिका उस जगह पर पहुंच गई। वो एड्रेस एक छोटे से कैफे का था, जो शहर की भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर एक शांत गली में स्थित था। कैफे का माहौल शांत था, यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। अनिका ने अंदर से झांक कर देखा तो उसे राहत मिली कि ये जगह भीड़भाड़ वाली नहीं थी। अनिका ने अपने मन में कहा, ये अच्छा हुआ कि यहाँ ज्यादा क्राउड है, मुझे पहले से ही भीड़ पसंद नहीं है। कैफे के अंदर कदम रखते ही अनिका ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कैफे की दीवारों पर हल्की पीली रोशनी थी और वहाँ का माहौल थोड़ा कोजी और इंटीमेट था। कैफे के कोने में इंस्पेक्टर अब्बास पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी टेबल पर कुछ पेपर्स और फाइल्स रख रखी थी, जो साफ बता रही थी कि वो काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अनिका धीरे धीरे इंस्पेक्टर अब्बास की टेबल की ओर बढ़ी। जैसे ही वो उनके पास पहुंची, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अनिका। अनिका ने भी हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, हेलो इंस्पेक्टर अब्बास, आप कैसे हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने फिर अपने साथी का परिचय करवाया। अनिका, ये विशाल है, ये इसी केस में मेरे साथ काम कर रहा है। फिर इंस्पेक्टर ने अनिका को एक चेयर की तरफ इशारा किया, यहाँ बैठो अनिका। अनिका तुरंत उस चेयर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस भी थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी थी कि इस केस में क्या कुछ सामने आने वाला है। इंस्पेक्टर अब्बास ने विशाल की तरफ देखा और कहा, विशाल, ये अनिका है। अनिका एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और इस केस में इनके अलावा हमें कोई मदद नहीं कर सकता। विशाल ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और अनिका से हैंडशेक की। अनिका ने भी सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर इंस्पेक्टर अब्बास ने गंभीर आवाज में बताया, दरअसल जब ऑफिसर भूमिका का किडनैपिंग हुआ था, तब मैं और विशाल उसी केस की जांच में लगे हुए थे। हमें खबर मिली थी कि कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कुछ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हमें इस पर गहरी नजर रखनी थी। यह सुनते ही अनिका की दिलचस्पी और बढ़ गई। वो जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ और इस केस की गंभीरता क्या है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गहरी सांस ली। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो किसी खौफनाक मंजर को याद कर रहा हो। फिर उसने अपना सिर हल्का सा झटकते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, लेकिन अनिका, वो लोग इतने शातिर थे कि उन्होंने कहीं भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। हर जगह उन्होंने अपने ड्रेसेस को इतने सफाई से साफ किया कि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे खेल के पीछे कौन है। अनिका ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि इसमें कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? रहस्यमयी डीएनए मैनिपुलेशन। इंस्पेक्टर अब्बास ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ दिन पहले हमें एक ऐसा शख्स मिला जिसे देखकर कोई भी यही कहता कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई वाइल्ड एनिमल है। उसकी हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें, सब कुछ जैसे किसी जंगली जानवर का रूप ले चुकी थी। वो इतने बेकाबू और वायलेंट तरीके से लोगों पर हमला कर रहा था कि किसी को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता। विशाल ने भी बीच में कहा, हाँ, और उसका हमला जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटता है। उसके नाखून और दांत इतने मजबूत और नुकीले हो गए थे कि वो किसी भी इंसान को पल भर में चीर सकता था।